डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ मनोज राठौत में आज आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो यह है कि धातुओं से इम्प्योरिटी अपद्रव्यों को हटाने के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है। तो सर्वाधिक प्रचलित विधि है वैद्युत अपघटनी विधि। वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा हम धातुओं को बहुत ही अच्छी तरीके से शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। वैद्युत अपघटनी विधि, इलेक्ट्रो लाइटिंग रिफाइनिंग। इसके अंदर सोना, चांदी, कॉपर, टिन आदि धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। तो इसका विधि का किस तरह से इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक टैंक लेते हैं। इस टैंक के अंदर विद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड है, जो कि थोड़ा मोटा होता है, और एक लेते हैं कैथोड। कैथोड थोड़ा पतला होता है। ये है एनोड, ये है कैथोड। एनोड पॉजिटिव होता है, धनात्मक, और कैथोड नेगेटिव होता है। एनोड शुद्ध धातु का होता है, प्योर मेटल है, शुद्ध धातु है, और ये इम्प्योर मेटल है, अशुद्ध धातु है। एनोड थोड़ा मोटा होता है और कैथोड थोड़ा पतला होता है। एनोड मोटा होता है और कैथोड पतला होता है। अब क्या करते हैं, इसमें जब इसकी व्यवस्था बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसकी व्यवस्था को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर कुंजी लगा देते हैं। ये इस प्रकार की व्यवस्था है। और इसमें जो विलयन है इलेक्ट्रोलाइट, वो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसको और ज्यादा चालक बनाने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी हम इसके अंदर डाल देते हैं H2SO4। तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब इसके अंदर करंट फ्लो किया जाता है, जब इसके अंदर करंट फ्लो किया जाता है तो यहाँ का जो कॉपर है, कॉपर में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये कॉपर में से Cu डबल प्लस कॉपर इलेक्ट्रॉन, कॉपर निकला। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और इधर से होते हुए यहां पर आ जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाते हैं। तो यहां से तो क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस कॉपर आयन विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर आ रहे हैं और इसके अंदर जमा हो रहे हैं। और उतनी ही मात्रा के अंदर, जितना कॉपर यहाँ आया था उतनी ही मात्रा के अंदर वापस यहाँ पर Cu, ये जो डबल प्लस आयन है, ये यहाँ पे आते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। तो एनोड पे किस तरह की रिएक्शन होती है और कैथोड पे किस तरह की रिएक्शन होती है। एनोड पे इस तरह की रिएक्शन होती है, कॉपर में से दो इलेक्ट्रॉन गए, त्याग हो गया, तो बन गया कॉपर डबल प्लस। और कैथोड पर ये जो कॉपर आयन थे, इन्होंने ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो ये क्या हो गया, कॉपर धातु प्राप्त हो गई। तो धातु कहाँ प्राप्त हो रही है, कैथोड पे प्राप्त हो रही है। और एनोड धीरे धीरे पतला होता जाता है और कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाता है, क्योंकि एनोड से तो कॉपर निकल रहा है और जमा कहाँ हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। इसलिए एनोड तो धीरे धीरे पतला होता जाएगा
और इनके जो भी अशुद्धियां हैं, क्योंकि मोटा धातु का है इसमें अशुद्धियां भी होगी, तो अशुद्धियां इसके नीचे बैठ जाएगी यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे नीचे बैठ जाएगी। ये जो अशुद्धियां हैं, ये जो नीचे अशुद्धियां हैं, इसे कहेंगे एनोड मड। इन अशुद्धियों को, जो कि मैट्रिक्स है, अधात्रीय गैंग है, उनको कहते हैं एनोड मड। तो किस तरह से हमने इसको पढ़ा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने सर्वप्रथम दो इलेक्ट्रोड लिए, जिसमें एनोड मोटा था और प्योर मेटल का था। ध्यान रहे, यहाँ पर भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी कॉपर का सॉल्यूशन है, तीनों एक ही मेटल के बने होने चाहिए। एनोड जो कि प्योर मेटल्स का बना है और थोड़ा सा मोटा होता है, जबकि कैथोड पतला होता है और इम्प्योर अशुद्ध धातु का बना होता है। जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर, यहाँ का जो कॉपर है, अपने से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Cu+ आयन फ्री करता है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन त्यागे, वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कैथोड पे आ जाते हैं। कैथोड इन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर धातु बनाता है, जो कि कैथोड पर जमा हो जाती है। इस तरह से हम विद्युत अपघटनी विधि द्वारा ये धातुओं को शुद्ध अवस्था में, बहुत ही अधिक शुद्ध अवस्था के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ विद्युत अपघटनी विधि। अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो रहेगा वर्जन तथा निस्तापन के अंदर क्या अंतर है। तो वर्जन तथा निस्तापन के अंदर के लिए अगला क्वेश्चन रहेगा अपने, वर्जन तथा निस्तापन में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्जन यानी कि रोस्टिंग व निस्तापन में अंतर। कैल्सिनेशन, वर्जन तथा निस्तापन में अंतर। तो वर्जन और निस्तापन में अंतर के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। तो ये तो है वर्जन। वर्जन हमेशा सल्फाइड अयस्क को वायु की सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म कर धातु ऑक्साइड प्राप्त करना वर्जन कहलाता है या रोस्टिंग कहलाता है। यहां पे क्या होगा, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा के अंदर गर्म कर धातु ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, वो कैल्सिनेशन या निस्तापन कहलाता है। तो सल्फाइड अयस्क का, जैसे मान लो जिंक सल्फाइड ले रहे हैं और वायु की उपस्थिति में गर्म करना है, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ देखो, वो अपने तीन प्राप्त, तीन है, 1 2 और 1 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसको हम विषम संख्या आ गई, तो यहाँ कम से कम विषम में तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ 2 तो है ही है, तो 2 और 2 4, 2 तो यहाँ पे ही है, अब कितने करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे, 4 और 2 6। यहाँ देखो जिंक कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ मैं 4 करता हूँ तो सल्फाइड कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो ये बैलेंस नहीं होगा। इधर में अगर 2 लगाता हूँ तो जिंक 2 हो गया, 2 और 2 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन इधर हो गई, तो ये आपके जिंक सल्फाइड 2Zn 2Zn।
S1 S2 इधर भी S2 ऑक्सीजन 6 2 4 6 ये अपने बैलेंस हो गई। तो दूसरा अंतर क्या होगा, वर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, इसी के अंदर है वर्जन हमेशा सल्फाइड अयस्क का किया जाता है, वर्जन किसका किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का क्या किया जाता है, वर्जन हमेशा सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। फिर आता है निस्तापन। अब यहाँ पर निस्तापन क्या है, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है। तो हम यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड ले रहे थे इसकी जगह ZnCO3 ले लेते हैं, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को वायु के एब्सेंस में गर्म करना है, सीधा ही वायु लेनी नहीं है, तो ZnO प्लस CO2 प्लस CO2। तो ये पहले से ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसके अंदर कौन सी गैस निकल रही है, CO2 बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। और ये किसका किया जाता है, ये कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है, निस्तापन हमेशा कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है। तो ये आपके वर्जन तथा निस्तापन के अंदर अंतर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2023 के अंदर पूछा जा सकता है, वैद्युत अपघटनी 2023 के अंदर पूछी जा सकती है। अब एक छोटा क्वेश्चन और है, वो भी हम पढ़ लेते हैं कि मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु क्या है, अलॉय। मिश्र धातु को कहते हैं अलॉय। मिश्र धातु क्या है, कोई दो उदाहरण बताइए, मिश्र धातु के कोई दो उदाहरण बताइए। तो मिश्र धातु पढ़ लेते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। यहाँ पे एक शब्द आया समांगी, समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें उपस्थित जो भी इसमें मिश्रण के अंदर उपस्थित अपघट कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं, वो एक जैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, तो वो समांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण कौन सा होता है, मिश्रण में उपस्थित यदि जो भी अवयव है वो अलग अलग हो तो वो विषमांगी होता है। समांगी मिश्रण को हम आंख द्वारा पृथक पृथक नहीं दे सकते क्योंकि वो एक जैसे होते हैं, उनको हम ये पृथक नहीं कर सकते कि ये कौन सा है और ये कौन सा है। लेकिन विषमांगी मिश्रण में हम आंखों द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है कि इसमें ये कण इस धातु के हैं और ये कण इस धातु के हैं। तो मिश्र धातु अलॉय, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु के तीन उदाहरण हैं, पीतल, ब्रास, कांसा, ब्रॉन्ज और सोल्डर। जो पीतल है वो बना होता है कॉपर प्लस जिंक धातु का, कॉपर प्लस जिंक धातु का। कांसा किसका बनता है, कॉपर प्लस टिन का। और सोल्डर बना होता है लेड प्लस टिन का। तो ये तीन आपके मिश्र धातु है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सोल्डर का काम होता है इलेक्ट्रिक तारों को जोड़ने में,
सोल्डर वायर। तो ये आपके 3 मिश्र धातु हो गई, पीतल, कांसा और सोल्डर। 2 या 2 से अधिक धातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। यदि इनमें से कोई एक धातु मरकरी हो, इनमें से यदि कोई एक धातु मरकरी हो तो उसे हम कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। यदि इनमें से कोई एक धातु, यदि किसी मिश्र धातु के अंदर एक धातु मरकरी या पारा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। तो ये अपना आज का लेसन 3 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने स्टडी कर लिए हैं। अगले क्लास के अंदर हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ लगभग सारे इंपॉर्टेंट है। आप इनको अगर सॉल्व करते हैं, इनको याद करते हैं तो आप निश्चित रूप से 80-90% साइंस के अंदर आप आराम से कवर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।